हाय गुड इवनिंग एवरीबॉडी। चलिए बेटा, आज का जो हमारा क्लोज टेस्ट है उसको डिस्कस करते हैं। तो जो सेंटेंस है वो हम देख रहे हैं हमारे सामने, मैन इज हैप्पियर। हैप्पी की कंपैरेटिव डिग्री है, अगर कोई खुश है तो मैन इज हैप्पी। पर यहाँ पर कोई कंपैरिजन हो रहा होगा तभी ये हैप्पियर आया है। तो मैन इज हैप्पियर इसका मतलब ये किसी न किसी चीज का कंपैरिजन करेंगे। आगे पढ़ते हैं। फॉर इंस्टेंस का मतलब होता है फॉर एग्जाम्पल। इसका मतलब फॉर एग्जाम्पल होता है बेटा, कहीं भी फॉर इंस्टेंस दिखे तो इसका मतलब मानिएगा उदाहरणतया, यानी कि उदाहरण से। मैन इज हैप्पियर फॉर इंस्टेंस व्हेन ही इज काइंड देन अनकाइंड। यानी कि व्यक्ति अनकाइंड का मतलब हो गया, शब्दों का मीनिंग अगर नहीं पता है तो लिखते रहिएगा। काइंड का मतलब दयालु, अनकाइंड का मतलब निर्दयी। एक तो व्यक्ति निर्दयी होता है जिसमें कोई दया नहीं होती, उसको हम अनकाइंड कहते हैं, और जो दयालु होता है उसे हम काइंड कहते हैं। तो मैन ज्यादा खुश कब होता है? मैन ज्यादा खुश तब होता है जब वो निर्दयी से ज्यादा दयालु की तरह बिहेव करता है। ये वाक्य का मतलब है मैन इज हैप्पियर। ये जो फोर और इंस्टेंस के बीच में जो दो कॉमा है बेटा, इसका मतलब ये सिर्फ ऐसे ही पुट किया गया है एडिशनल फीचर के लिए। हकीकत में वाक्य जो है वो है मैन इज हैप्पियर व्हेन ही इज काइंड देन अनकाइंड। अगला वाक्य कहता है ही इज ब्लैंक। यहाँ पे वन मतलब ब्लैंक है, और ये ऑप्शन हमारे नीचे है। हैप्पी आएगा, हैप्पियर आएगा, अनहैप्पी आएगा या हैप्पीएस्ट आएगा। ही इज हैप्पी प्रैक्टिसिंग कंटेंटमेंट देन, ये THAN देन कंपैरिजन बता रहा है फिर से। तो जब ये देन आ गया THAN, हमें पता है कि ये कब आता है? राम इज टॉलर देन श्याम, राइट। इट इज बेटर देन दैट। तो अगर हम देखें तो ये जब कंपैरिजन आता है तब देन लगाते हैं। तो यहाँ पे हैप्पी भी है, हैप्पीएस्ट भी है, और हैप्पियर और अनहैप्पी भी है। अनहैप्पी की तो कंडीशन नहीं बन रही क्योंकि वाक्य की जो टोन है वो बड़ी पॉजिटिव है। अगर हम देखें कि वो व्यक्ति ज्यादा खुश होता है अगर वो कंटेंटमेंट का अभ्यास करे। कंटेंटमेंट का मतलब जो चीज उसके पास है, जो प्राप्त है, वो पर्याप्त है, उसमें संतुष्ट रहे, ना कि वो चीजों में शिकायत करे, राइट। देन कंप्लेनिंग एट, वो उन चीजों पर शिकायत करे। देन कंप्लेनिंग एट ब्लैंक लाइफ इज ट्रीटिंग हिम, जिंदगी किस तरीके से उसके साथ बिहेव कर रही है, राइट। अगर हम देखें यहाँ पर ऑप्शंस देखें इसके, हमने देखा कि पहले वाले ऑप्शन में हैप्पी नहीं आ सकता क्योंकि वहां पे THAN देन कंपैरिजन कंपैरेटिव डिग्री चाहिए। और बेटा ज्यादा समय ना लेके हम सीधा कह सकते हैं कि इसका जो ऑप्शन है वो डेफिनेटली बी होगा, राइट। इसका जो ऑप्शन बनेगा वो बी ही बनेगा, राइट। बी ऑप्शन बनेगा, हैप्पियर होगा, क्योंकि अनहैप्पी तो वो हो नहीं सकता। अगर कोई संतुष्टि का अभ्यास करेगा तो कोई नाराज या नाखुश कैसे हो सकता है? कोई संतुष्ट होगा, शांत होगा, जो प्राप्त है वो पर्याप्त उसे लगेगा, तो डेफिनेटली वो खुशी की बातें करेगा, ना कि शिकायत करेगा। ही इज हैप्पियर प्रैक्टिसिंग कंटेंटमेंट देन कंप्लेनिंग एट ब्लैंक लाइफ इज ट्रीटिंग हिम, कि जिंदगी उसके साथ कैसा बिहेव कर रही है, राइट। कंप्लेनिंग एट ब्लैंक। अब अगर देखें दूसरा ऑप्शन, अब यहाँ पे हाउएवर है, वाई है, व्हाट और हाउ है। अब अगर हम देखें कि यहाँ पे कौन सा वर्ड क्लोज लग रहा है, कई बार क्या होगा कि आपको एक से ज्यादा वर्ड लग सकते हैं आपकी सेंस के आधार पर यहाँ पर अगर हम कहें कि अगर वो कंटेंटमेंट का अभ्यास करता है, ना कि बात बात पे शिकायत करे, हर उस चीज पर शिकायत करे कि जो भी जिंदगी उसकी तरफ, जैसे भी जिंदगी उसके साथ ट्रीट कर रही है तो अगर हम देखें कि वाई लाइफ इज ट्रीटिंग, इसका मतलब जिंदगी उसके साथ क्यों बिहेव कर रही है, ये तो सेंस नहीं होगा। व्हाट लाइफ इज ट्रीटिंग हिम, तो अगर हिम के बाद विद होता ना बेटा तो हम व्हाट लगा देते। जैसे आई विल ट्रीट यू विद चॉकलेट, यानी कि मैं तुम्हें चॉकलेट खिलाऊंगा, इसका मतलब ये होता है। आई विल ट्रीट यू विद आइसक्रीम, इसका मतलब मैं तुम्हें आइसक्रीम खिलाऊंगा। अगर यहाँ पर हिम के बाद विद होता तो यू ट्रीट समबडी विद समथिंग। आप किसी चीज के लिए, किसी चीज को खिला पिला के उसको पार्टी देते हो, कहते हैं ना ये ट्रीट है, ये मेरी तरफ से ट्रीट है, आई विल ट्रीट यू विद दिस थिंग। पर यहाँ पर व्हाट बिल्कुल नहीं आएगा कि व्हाट लाइफ इज ट्रीटिंग हिम, ऐसा तो नहीं होगा कि भाई क्या जिंदगी उसको ट्रीट कर रही है, नहीं। या तो यहाँ पे हाउ आएगा, आएगा या फिर हाउएवर आएगा। अब इन दोनों में से जो स्ट्रॉन्ग वर्ड होगा वो क्वालिफाई कर जाएगा। एक तो ये तरीका है कि जिंदगी उसे कैसे ट्रीट कर रही है, जिंदगी उसके साथ कैसा बर्ताव कर रही है, और एक ये होता है कि जिंदगी कैसे भी बर्ताव कर रही हो। एक वाक्य होता है कि कैसे भी बर्ताव कर रही हो, जैसे कहते भी कैसे भी करके आप इस काम को कर दो, राइट। आई डू नॉट नो हाउ यू डू इट बट हाउ एवर यू वॉन्ट टू डू इट बट गेट इट डन। कई बार कहते हैं ना कि चाहे जैसे भी करो, तो जिंदगी चाहे जैसे भी उसके साथ ट्रीट कर रही है, जिंदगी उसके साथ कैसा भी बर्ताव कर रही है, वो अगर कंटेंटमेंट का अभ्यास करता है, ना कि उन चीजों की शिकायत करे, जिंदगी जैसे भी उसे ट्रीट कर रही है उस चीज को लेकर शिकायत ना करे। ही इज, इससे पहले वाले वाक्य को ही पढ़ रहा हूं कि ही इज हैप्पियर प्रैक्टिसिंग कंटेंटमेंट देन कंप्लेनिंग एट
चाहे जैसे भी ज़िंदगी उसके साथ ट्रीट कर रही हो, वो उस पर कभी भी शिकायत नहीं करता। तो चाहे जैसे भी मतलब तरीका जानने का वर्ड क्या होता है? हाउ, राइट? जैसे हाउ डू यू ओवरकम एंगर? चाहे जैसे भी करते हो, हाउएवर यू ओवरकम एंगर प्लीज़ टेल मी। तो हाउएवर का मतलब ज़िंदगी चाहे जैसे भी उसके साथ बिहेव कर रही हो, चाहे जैसे बिहेव कर रही हो, राइट? वो खुश रहता है अगर वो कंटेंटमेंट को प्रैक्टिस करता है, ना कि ज़िंदगी जैसे भी उसे ट्रीट कर रही है, उस चीज़ पर वो कंप्लेंट करे कि ज़िंदगी ऐसा क्यों कर रही है, किस लिए कर रही है। तो उसका तरीका कोई भी है, तरीका जानने का वर्ड हाउ होता है, तो वहाँ पर हाउएवर जो है वो बेस्ट वर्ड है। तो अभी तक जो हमने किया उसको अगर हम पढ़ें, एक बार दोबारा से एक बार रिवाइज़ करें कि पिछला पढ़ने से क्या होगा, आगे का थोड़ा-सा आइडिया और क्लियर हो जाएगा कि मैन इज़ हैप्पियर फॉर इंस्टेंस, मैन खुश होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल व्हेन ही इज़ काइंड, वो दयालु होता है, देन अनकाइंड, ना कि निर्दयी होता है। ही इज़ हैप्पियर प्रैक्टिसिंग कंटेंटमेंट देन, THAN देन से ही पता लगा पहला कि हैप्पियर आएगा। कंप्लेनिंग एट हाउएवर, हाउएवर लाइफ इज़ ट्रीटिंग हिम, कि ज़िंदगी जैसे भी उसे ट्रीट कर रही है, अगर उससे वो शिकायत करता है, वो ज़्यादा खुश तब रहेगा जब वो संतुष्टि का अभ्यास करे। राइट? नेक्स्ट वर्ड अगर देखें तो टू द एक्सटेंट, यानी कि जिस हद तक, एक्सटेंट का मतलब लिमिट होता है, जिस हद तक, टू द एक्सटेंट दैट ही हर्ट्स, और ये तीसरा ब्लैंक आ गया, हर्ट का मतलब नुकसान पहुंचाना होता है। ये जो 4 नंबर है, ये बस वर्ड्स को एक्सप्लेन करने का भी ये वर्ड का मीनिंग बताना जरूरी है। एक्सटेंट का मतलब मैंने आपको बता दिया, हद, लिमिट, राइट? कि भी किस एक्सटेंट तक जाकर आप उसकी मदद कर सकते हो। कहते हैं मैं किसी भी हद तक जाऊंगा तो आई विल गो टू एनी एक्सटेंट, राइट? तो एक्सटेंट का मतलब हद, लिमिट होता है, और हर्ट का मतलब नुकसान पहुंचाना होता है। तो टू द एक्सटेंट दैट ही हर्ट्स ब्लैंक, जिस हद तक वो नुकसान पहुंचाता है। अब किसको नुकसान पहुंचाता है, ये ऑप्शन तीसरा है, तो तीसरे ऑप्शन को देख लेते हैं एक बार। राइट? ही हर्ट्स नोबडी, कि भाई किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। अगले वर्ड को भी अगर हम पढ़ ले थोड़ा सा, तभी अंदाजा आएगा इसका। टू द एक्सटेंट दैट ही हर्ट्स, यहां पे ब्लैंक है, ही हिमसेल्फ अट्रैक्ट्स हर्ट्स, जिस हद तक वो नुकसान पहुंचाता है उस चीज को, जो कि 3 नंबर में लिखा जाता है, वो अपने आप को भी उतना ही नुकसान की तरफ लेके जाता है, नुकसान उसकी तरफ आता है, वो हर्ट को अट्रैक्ट करता है। राइट? टू द एक्सटेंट ही अट्रैक्ट्स हर्ट्स, राइट? ही हर्ट्स नोबडी, अगर वो किसी को करेगा ही नहीं हर्ट, तो बेटा नोबडी तो आ ही नहीं सकता। किसी को हर्ट नहीं करेगा तो अपनी तरफ नुकसान को या अपनी तरफ दुख को कैसे अट्रैक्ट करेगा? तो नोबडी तो गया। अब यहाँ पे बात आती है एवरीबडी। अब एक बात और सोचो, ये जो वर्ड आया, क्या यहाँ पे एवरीबडी आ सकता है? जरा देखो, क्या कोई भी व्यक्ति, ये जो ही है, क्या कोई भी व्यक्ति दुनिया में हर व्यक्ति को नुकसान पहुंचा सकता है क्या? राइट? क्या कोई भी एक व्यक्ति दुनिया के हर व्यक्ति को नुकसान पहुंचा सकता है? भाई वो गिनती के जिनके संपर्क में आएगा उन्हीं को तो नुकसान पहुंचाएगा। एवरीबडी का मतलब क्या होता है? हर एक व्यक्ति जो कि इस दुनिया में है। नोबडी का मतलब कोई भी ऐसा जो दुनिया में नहीं है। राइट? तो एवरीबडी का मतलब तो ऑल ही होता है ना, जैसे हम क्लास में करते हैं कि एवरीबडी इज इक्वल टू ऑल होता है ना? तो क्या कोई एक व्यक्ति, कैन एनी वन पर्सन हर्ट ऑल द पर्सन ऑन अर्थ? तो एवरीबडी का तो मतलब ऑल होता है। राइट? तो ऑल वाली सेंस भी नहीं है। अच्छा, फ्रेंड्स अगर होता, डी पार्ट में अगर हम फ्रेंड्स की बात करें, ही हर्ट्स फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स किसके? ही हर्ट्स हिज फ्रेंड्स होना चाहिए था, या तो यहाँ पे हिज होता, ही हर्ट्स हिज फ्रेंड्स, ही हर्ट्स योर फ्रेंड्स, माय फ्रेंड्स, ऐसा कुछ लगेगा ना। ही हर्ट्स फ्रेंड्स नहीं बेटा। अगर होता ही हर्ट्स हिज फ्रेंड्स, तो भी मैं सोच लेता कि फ्रेंड्स आएगा। यहाँ पे जो सीधा सीधा भाव है, जिस हद तक वो दूसरों को नुकसान पहुंचाता है। नेवर हर्ट अदर्स, ये तो खूब सिंपल रीडिंग में भी आता है। जिस हद तक वो दूसरों को नुकसान पहुंचाता है, और दूसरे कौन होते हैं बेटा? अदर्स। टू द एक्सटेंट ही हर्ट्स अदर्स, उस हद तक, जिस हद तक वो दूसरों को नुकसान पहुंचाता है। ही हिमसेल्फ अट्रैक्ट्स हर्ट्स, वो अपनी तरफ भी दुखों को लेके आता है। राइट? और जो थोड़े से भी स्पिरिचुअल रहे हों, उन्हें पतंजलि के योग सूत्रों में यम और नियम पढ़ने को मिले होंगे। ये कॉमन सेंस की बात है, जो थोड़े से भी आध्यात्मिक हैं, थोड़ा सा भी स्पिरिचुअल टच रखते हैं। यमाज एंड नियमाज, ये दोनों चीजें बिल्कुल एंड से जुड़ी होती हैं। यम और नियम अगर आप गूगल पे भी डालोगे तो ये दोनों एक साथ आते हैं। यम और नियम मतलब जीवन जीने के कुछ तरीके, कुछ नियम, जिस तरीके से आप शांति प्रिय जीवन जी सकते हो। तो यमाज एंड नियमाज ऑफ पतंजलि, पतंजलि वॉज अ ग्रेट मुनि, वॉज अ ग्रेट ऋषि, राइट? जिन्होंने योग सूत्र दिए, जिनके आधार पर आप जानते हैं कि रामदेव जी की बहुत बड़ी कंपनी है कि पतंजलि करके सारे प्रोडक्ट उसमें बिकते हैं। राइट? तो पतंजलि वो बहुत बड़े ऋषि थे, जिन्होंने सारा का सारा योग सूत्र वगैरह दिए, जिससे कि व्यक्ति के आध्यात्मिक प्रगति में उसे सहारा मिल सके।
तो द यमाज एंड, यहाँ पे अगर देखें ऑप्शन देखे बिना भी मुझे पता है, क्योंकि यमाज एंड नियमाज ये बहुत बार आंखों के आगे मेरे आ चुका है। यमाज और का मतलब या तो नियम या फिर या तो यमाज या फिर नियमाज। ऑल्सो का मतलब नियम और मतलब यम यम भी और नियम भी। यम और नियम ये भाषा है उपनिषदों की, ये भाषा है वैदिक संस्कृति की। तो यम और नियम बेसिकली ये फिक्स होता है, यमाज एंड नियम ही होता है बेटा। तो यहाँ पे जो आंसर होगा तो बट भी नहीं होगा, क्योंकि बट तो अपोजिट चीजें होती है और यम और नियम एक दूसरे के अपोजिट नहीं होते। जब हम कंजंक्शन करते हैं तो हम जानते हैं कि एंड तब आता है जब दोनों चीजें एक जैसी हो, और बट तब आता है जब अपोजिट हो। जैसे इट इज पॉइजन बट क्योर्स द डिजीज, कि भाई ये पॉइजन है बट अगर स्लो मात्रा में दिया जाए तो ये दवाई बन जाता है। तो जहर और दवाई बन जाए तो वहां पे बट लगा देते हैं। पर यम और नियम तो एक जैसी प्रवृत्ति के हैं, राइट। और जब एक जैसी प्रवृत्ति के हो जाते हैं तो हम एंड को ही फ्लो करते हैं, राइट। तो अगर हम ऑल्सो लगाना चाहते हैं कि द यमास एंड ऑल्सो नियमास, राइट, तो वो एक भाव होता है। पर यहाँ पे बेसिकली यम और नियम पतंजलि के जो हैं ये कुछ इस तरीके से ही बोलता है। अगर हम कहेंगे या तो नियम या तो यम या फिर नियम, तो हम और लगा देते, पर और वाला भाव नहीं है। वाक्य बनेगा यमाज एंड नियमाज ऑफ पतंजलि आर नॉट अ सिस्टम ऑफ बिलीव्स, यानी कि वो कोरी कल्पना नहीं है, ये सिर्फ विश्वास पर आधारित नहीं है, राइट। यमाज एंड नियमाज ऑफ पतंजलि आर नॉट अ सिस्टम ऑफ बिलीव्स, इसका मतलब ये है कि वो सिर्फ कोरी कल्पना नहीं है, ये सिर्फ विश्वासों का एक सिस्टम नहीं है, राइट। नॉट अ सिस्टम ऑफ बिलीव्स। पांचवा, ब्लैंक आर यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स, यानी कि ये जो चीज है कौन, यमाज एंड नियमाज। जब यमाज और नियमाज को एक बार कह चुके हो बेटा, जब एक बार हम किसी चीज को कह देते तो उसके इनडायरेक्ट मेथड का नाम लगाते हैं। और जब हम इनडायरेक्ट मेथड का नाम लगाएंगे तो इनडायरेक्ट मेथड का नाम लगाने में जब हम बात करेंगे इनडायरेक्ट मेथड के नाम की, तो इनडायरेक्ट मेथड जब हम यम और नियम कह चुके हैं बेटा एक बार, तो इट प्लस इट इज इक्वल टू क्या बनता है, दे। ये हम क्लास में बहुत बार करते हैं कि जब एक बार यम नियम कह चुके हैं, दीज क्यों नहीं आया। यहाँ पे अगर देखें तो दीज भी है, तो दीज हम क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि दीज तब कहते हैं जब किसी चीज का पहली बार जिक्र किया करना हो हमें। दिस दैट दीज दोज डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं, राइट। इनको हम तब लगाते हैं जब किसी चीज का पहली बार जिक्र कर रहे हो। जैसे दीज आर कार्स, यानी कि बच्चे को हम पहली बार बता रहे हैं कि ये गाड़ियां हैं। दिस इज अ काउ, दिस तब लगता है जब पहली बार बता रहे हो। दैट इज अ टेबल, यानी कि बताया जा रहा है कि देखो ये टेबल है। पर यहां पर हमें जो चाहिए वो इनडायरेक्ट मेथड का नाम चाहिए, और इनडायरेक्ट मेथड का जो नाम है यम, यमास और नियमास को इट प्लस इट इज इक्वल टू दे से ही बताया जाएगा, राइट। सो दे आर नॉट मेयर बिलीव्स, वो बिलीव नहीं है, राइट, वो महज बिलीव नहीं है। अगर हम वाक्य को एक बार फिर से देख लेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा कि पतंजलि के जो यम और नियम है दे आर नॉट द सिस्टम ऑफ बिलीव्स, दे आर यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स, यानी कि वो ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जो पूरे यूनिवर्स पर लागू होते हैं। यहाँ पे डेफिनेटली दे आएगा। दैट हम लगा नहीं सकते क्योंकि दैट एक चीज के लिए आता है। देखो क्या क्या चीजें नहीं हो सकती। दैट क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि एक चीज के लिए आता है। अच्छा, दीज और दोज क्यों नहीं आ सकता, ये तब आता है जब किसी चीज का पहली बार जिक्र हो रहा है। यम और नियम हम पहले ही कह चुके हैं, उन्हें दोबारा कहेंगे तो डेफिनेटली हम दे से कहेंगे। जैसे राम अगर एक बार कह दिया तो फिर हम दोबारा उसे ही से कहते हैं। तो यहाँ पे डेफिनेटली जो जवाब होगा वो दे होगा। एक बार पढ़ लेते हैं सारे के सारे। चलिए शुरू से एक बार फिर से पढ़ते हैं, लेट्स टेक इट। मैन इज हैप्पियर, for instance, when he is kind than unkind, he is happier practicing contentment than complaining at however life is treating him. To the extent that he hurts others, he himself attracts hurts. The yamas and niyamas of Patanjali are not a system of beliefs. They are universal principles which, क्योंकि यहाँ पे देखो रिलेटिव प्रोनाउन चाहिएगा, यहाँ पे वर्ब है, तो रिलेट करने के लिए अगर नासा फॉल्स में से कोई वर्ड होता है बेटा, जो बच्चे मुझसे पढ़े हुए हैं वो जानते हैं नासा फॉल्स क्या होता है, तो यहाँ पे हम दैट लगा देते। अदरवाइज प्रिंसिपल्स क्या है, समबडी या समथिंग। आपके दिमाग में तुरंत आएगा सर सिद्धांत तो समथिंग होता है, तो वो ये पूछ रहा है कि यहाँ पे देन आएगा, देर आएगा, देन और देर तो बिल्कुल नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि ऐसा कोई सिचुएशन नहीं बन रही। यहाँ पे या तो विच आएगा या दैट आएगा। तो अगर नासा फॉल्स का कोई वर्ड नहीं है, राइट, नासा फॉल्स वर्ड जो हम ग्रामर में बहुत अच्छे से समझते हैं, अगर वो उनमें से कोई वर्ड नहीं है तो डेफिनेटली मैं प्रायोरिटी किसको दे दूंगा, मैं डेफिनेटली जो प्रायोरिटी दूंगा बेटा वो विच को दूंगा, विच विल बी माय आंसर। अब एक बार पढ़ के देखते हैं कि विच सेट हो भी रहा है। देन की कोई सिचुएशन नहीं बन रही, देन मतलब तब होता है, देर माने उनका होता है। दैट आ सकता था अगर नासा फॉल्स में से कोई वर्ड होता, नन होता, नथिंग होता, उनमें से कोई वर्ड होता। फिर से देखो, द यमाज एंड नियमाज ऑफ पतंजलि आर नॉट अ सिस्टम ऑफ बिलीव्स, वो कोई कल्पना नहीं है। दे आर यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स
दैट होल्ड ट्रू, जो कि सच साबित होते हैं। होल्ड ट्रू का मतलब होता है सच साबित होना। जैसे मौत को तुम कितना भी झुठला लो, मौत जो है, डेथ होल्ड्स इटसेल्फ ट्रू, यानी कि वो अपने आप को सच साबित कर देती है। और होल्ड ट्रू का भी मतलब होता है सच साबित करना। ये जो यूनिवर्सल प्रिंसिपल है, ये सच साबित होते हैं फॉर ब्लैंक ह्यूमन बीइंग। अब दिमाग लगाओ, कितने ह्यूमन बीइंग के लिए अगर वो यूनिवर्सल प्रिंसिपल है, या अगर वो सार्वभौमिक सत्य है, एक ऐसे सिद्धांत है जो पूरे ब्रह्मांड पे लागू होती है, तो क्या वो हर व्यक्ति पे लागू होंगे या नहीं होंगे? लिमिटेड पे होंगे या अनलिमिटेड पे होंगे? ये मैं क्लास में बहुत अच्छे तरीके से बताता हूँ, राइट? अगर बीइंग्स होता, देखो ऑल कब आ सकता था, अगर वहां पे ह्यूमन बीइंग्स होता, राइट? इन सारे क्लोज टेस्ट को अपनी पेंसिल से, बेटा अपने पेन से जरूर लिख लिया करो, नोट्स बना लिया करो। अगर यहाँ पे बीइंग्स होता, ह्यूमन बीइंग्स, तो मैं ऑल को प्रायोरिटी देता, ऑल ह्यूमन बीइंग्स। देखो कितनी बारीक चीजें पूछी गई हैं इस क्लोज टेस्ट में, बड़ा गजब का है, राइट? बीइंग्स अगर होता, जैसे ऑल द बॉयज, राइट, ऑल द स्टूडेंट्स हम कह सकते हैं, ऐसे ऑल ह्यूमन बीइंग्स होता। अगर बीइंग्स होता तो मैं ऑल लगा देता, ऑल तो आएगा नहीं। अच्छा, वन ह्यूमन बीइंग लगा के देखते हैं और सेंस क्या होती है, जरा उसको भी देखते हैं, बड़ी गजब की बात हो जाएगी। अब अगर देखो तो कहते हैं भाई ये सच साबित होते हैं कितने के लिए, क्या सिर्फ एक ह्यूमन बीइंग के लिए? जब चीज यूनिवर्सल है, राइट, जब यूनिवर्सल प्रिंसिपल है, जैसे ऑक्सीजन लेते हैं, तो ये सिद्धांत कितनों पर लागू होता है? क्या एक पर, या आप कहोगे सर एक पे नहीं होता, ये तो हर एक पर होता है, और लिमिटेड सेंस में नहीं होता। जब मैं क्लास में ईच और एवरी का डिफरेंस बताता हूं, तो बेटा यही बताता हूं कि जब ब्रॉडर सेंस में बात करनी हो, बड़े लेवल पे बात करनी हो, तो आप एवरी से करो, देखो वो नॉलेज आपकी काम आ गई, राइट? आपका सीखा हुआ कुछ भी खराब नहीं जाएगा बेटा। यहाँ पे अगर देखें, तो अगर वो सब पर लागू होती है, तो अगर ईच लगा दूं तो सेंस तो वो भी दे देगा, पर ब्रॉडर लेवल पे, जब बड़े लेवल पे बात करनी हो, तो आपका जो आंसर होगा वो डेफिनेटली एवरी होगा बेटा। देखो जो सीखा हुआ है वो बड़ा गजब का है, राइट? एक बार जो हमने पढ़ा है उसको फिर से रिवाइज करते हैं, लेट्स टेक इट अगेन। मैन इज हैप्पियर, मैन ज्यादा खुश होता है। फॉर एग्जाम्पल, वेन ही इज काइंड देन अनकाइंड, निर्दयी नहीं, जब वो दयालु होता है तब ज्यादा खुश होता है। ही इज हैप्पियर प्रैक्टिसिंग कंटेंटमेंट, कि वो संतुष्टि अपने अंदर रखे, देन कंप्लेनिंग एट हाउएवर लाइफ इज ट्रीटिंग हिम, जिंदगी जैसे भी उसको ट्रीट कर रही है। टू द एक्सटेंट, जिस हद तक, दैट ही हर्ट्स अदर्स, जिस हद तक वो दूसरों को नुकसान पहुंचाता है। ही हर्ट्स अदर्स, तीसरे में अदर्स आएगा। ही हिमसेल्फ अट्रैक्ट्स हर्ट्स। द यमाज एंड नियमाज ऑफ पतंजलि, पतंजलि के जो यम और नियम है, आर नॉट अ सिस्टम ऑफ ऑफ बिलीव, वो कोई कल्पना नहीं है। दे आर यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स, ये यूनिवर्सल प्रिंसिपल है, राइट, विच होल्ड ट्रू फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग आएगा। इंटेलेक्ट, ये वर्ड हमारे कल भी आया था, ये आज फिर हमारे सामने आ गया, राइट? इंटेलेक्ट का मतलब है व्यक्ति अपने तर्क वितर्क से, अपनी बुद्धि से सही गलत का जो निर्णय लेता है, दैट्स कॉल्ड इंटेलेक्ट। व्यक्ति की बुद्धि, सही गलत का जो निचोड़ है, जो हमारी बुद्धि लेती है तथ्यों को लेकर। दो चीजें हमारे अंदर होती हैं, एक साइड में हमारे दिमाग में आने वाले तथ्य होते हैं, और एक साइड में हमारे मन में आने वाले भाव, इमोशंस, राइट? तो कई बार क्या होता है, हम तर्क वितर्क को नहीं, इमोशन को सुन लेते हैं, तो वो भी हमारी बुद्धिमत्ता का ही परिचय होता है कि हम भावनाओं का सहारा ले रहे हैं या फिर अपनी बुद्धि का सहारा ले रहे हैं। तो इंटेलेक्ट का मतलब होता है व्यक्ति का तर्क वितर्क, व्यक्ति की बुद्धि, व्यक्ति की निर्णय लेने की क्षमता। इंटेलेक्ट ब्लैंक इज वन साइडेड एस्पेक्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग। एस्पेक्ट का मतलब चेहरा, एस्पेक्ट का मतलब आकृति, एस्पेक्ट का मतलब पहलू। जिसे हम पहलू कहते हैं ना, कि ये एक साइड का पहलू है। जैसे हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो एवरी कॉइन हैज टू सरफेसेस, या एवरी कॉइन हैज टू एस्पेक्ट्स, राइट? एस्पेक्ट का मतलब पहलू है, नजरिया है। तो इंटेलेक्ट जो है वो समझ का एक ही नजरिया है, राइट? तो एक ही नजरिया है। अगर हम यहाँ पे 8वें में हम वर्ड पढ़ना चाहें, तो एज वेल का तो मतलब होता है ऑल्सो, पर हम कहना चाहते हैं कि एक ही, राइट? टी डबल और टू, टू कभी अकेला आता नहीं, और अगर टू होगा तो ये टी और टू करके जब हम एडवर्ब में करते हैं कि ये एडवर्ब ऑफ कॉन्सिक्वेंस है, डिग्री में भी आता है ये, राइट? शी इज टू वीक टू वॉक, तो ऐसा कोई भाव बन नहीं रहा। ऑल्सो का मतलब होता है कि भाई ये भी होगा, तो ऐसा तो हम कुछ नहीं कह रहे। ऑल्दो का मतलब होता है जबकि, बल्कि, जबकि और बल्कि। रियल में जो सेंस आएगी वो एज वेल और ऑल्सो एक दूसरे के सिनोनिम है, ये बात याद रखना। जहां ऑल्सो आता है वहीं पे एज वेल भी आता है। जैसे मैंने पूछा कि हाउ आर यू, आपने कहा आई एम फाइन थैंक यू एंड यू, तो मैंने कहा आई एम ऑल्सो फाइन। ऑल्सो वाक्य के बीच में आता है। आई एम ऑल्सो फाइन को कहा जा सकता है आई एम फाइन एज वेल, दोनों की हिंदी सेम है, ट्रांसलेशन सेम है, मतलब सेम है। आई एम ऑल्सो फाइन, मैं भी ठीक हूँ, और आई एम फाइन एज वेल। एज वेल की एक खास बात है कि फुल स्टॉप से बिल्कुल पहले लगता है, और ये एज वेल एज नहीं है बेटा। एज वेल एज का तो मतलब होता है विद, के साथ, और एज वेल होता है ऑल्सो। ऑल्सो का तो मतलब जब हम ये कहते हैं कि ये भी, हम ऐसा कुछ नहीं कह रहे, हम ये कह रहे हैं कि इंटेलेक्ट ऑल्सो इज तो कह नहीं सकते, क्योंकि जो भी वर्ब होती है उसके बाद,
ऑल्सो आता है। आई ऑल्सो एम फाइन कभी नहीं कहोगे, आप कहोगे आई एम ऑल्सो फाइन, राइट? आई एम ऑल्सो फाइन। आई टुक ऑल्सो टी नहीं होगा कि मैंने चाय भी पी, तो आई, अगर हम कहेंगे आई ऑल्सो टुक टी, नहीं कहेंगे आई टुक, आई एम ऑल्सो फाइन, आई टुक ऑल्सो टी, राइट? अगर हम बात करें तो ये जो इज एम आर के बाद ही हम ऑल्सो लगाते हैं, आई एम ऑल्सो फाइन, आई ऑल्सो एम फाइन कभी नहीं बोलोगे आप, राइट? तो अल्टीमेटली ऑल्सो तो यहाँ पे आ नहीं सकता, क्योंकि तो इज से पहले है। ही ऑल्सो इज फाइन नहीं कहेंगे, ही इज ऑल्सो फाइन, तो इंटेलेक्ट ऑल्सो नहीं आएगा, तो एज वेल भी नहीं आएगा। ऑल्सो और एज वेल की तो बात ही खत्म हो गई, राइट? अगला जो है वो टू है, और टू वैसे नहीं आएगा क्योंकि वो टू के साथ मानता है, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है जो हमारा आंसर हो सकता है, और वो है बेटा क्या, वो है ऑल्दो। ऑल्दो का मतलब होता है जबकि, बल्कि। जबकि जो बुद्धि है, जो तर्क वितर्क है हमारा, वो हमारी समझ का एक ही पहलू है। व्हाट ब्लैंक अंडरस्टैंड विद आर हर्ट्स। अब देखो ध्यान से, कुछ एक चीज को आगे पढ़ने से आपको ऑप्शंस का अंदाजा आ जाता है। ये जो आर बना होगा, ये उस चीज का जवाब दे रहा है कि यहाँ इस 9वें ब्लैंक में भरा क्या जाएगा। बड़े ध्यान से देखो बेटा, आज मैं जानता हूं कि ऑप्शंस ज्यादा हैं, आज हमने 40 ऑप्शंस में से हमें चूज करना है बेटा 10 को, तो थोड़ा टाइम लगेगा, कोई बात नहीं, हमारे पास पूरी पेशेंस के साथ हमें करना है। पीछे आर था, अगर वन होता तो वंस होता, आप जानते हो। ऑल होता तो ऑल की तरह बिहेव करता, अगर दे होता तो देयर होता। पर जब वहां पे आर ऑलरेडी गिवन है, तो क्या आपको नहीं लगता कि आपको पूरी पूरी सुविधा है कि आप यहाँ पे वी कह दो इसको? अब जरा पढ़ के देखते हो तो पता लग जाएगा, राइट? व्हाट वी अंडरस्टैंड विद आर हर्ट्स, जो हम अपने मन से, अपने भाव से, अपने दिलों से समझते हैं, इज। अब अगला भी गजब का है, देखो ये जो वर्ड है ना, ये वाला, ये आपने आपके ऑप्शंस को क्लियर कर देगा कि यहाँ पे क्या आएगा। श्योर का मतलब होता है कोई चीज पक्का होना, राइट? इंग्लिश में डबलिंग नहीं होती, यहाँ पे एक ऐसा वर्ड होना चाहिए जो डबलिंग ना होने दे। आप देखोगे गजब का होता है बेटा, थोड़ा दिमाग लगाओगे, जो मैं बार बार कहता हूँ उन्हीं बातों में से क्लोज सारे के सारे हल हो रहे हैं। अब अगर देखो यहाँ पे श्योरर गाइड हर्ट्स, राइट? व्हाट वी अंडरस्टैंड विद आर हर्ट्स इज ब्लैंक अ श्योरर गाइड, यानी श्योर माने पक्का गाइड टू ट्रू कॉम्प्रिहेंशन, और हम कर भी तो कॉम्प्रिहेंशन पैसेज ही रहे हैं। सही सही समझ, वो हमारे मन में जब कोई चीज बैठ जाती है, जब हम भाव पकड़ लेते हैं। ये बात मैं क्लास में बहुत बार दोहराता हूँ कि आप तर्क वितर्क और विचारों में फंस के किसी चीज को समझ नहीं सकते। अगर आप इमोशनली, आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस अगर किसी तरीके से रिलेट कर लेगी टॉपिक से, किसी तरीके से अगर परिस्थिति और मनस्थिति, मैं बार बार कहता हूँ कि मनस्थिति का मतलब क्या है, राइट? व्हाट वी अंडरस्टैंड विद आर हर्ट्स इज ब्लैंक अ श्योरर गाइड, ये पक्का गाइड होता है ट्रू कॉम्प्रिहेंशन का। ये हो गई बात प्रूव बेटा, और एग्जाम में आया हुआ पैसेज है ये वो बात प्रूव होगी जो मैं बार बार कहता हूं बेटा, कि परिस्थिति मनस्थिति इज इक्वल टू पर्सनैलिटी, और आपकी समझ इसी चीज पे डिपेंड करती है कि जब आपका मन परिस्थितियों को समझने लगे तो बात हर्ट की आ गई। हमारा तर्क वितर्क एक साइड, एक पहलू है समझ का, बट हम जो रियल में हकीकत में समझते हैं अपने मन से, वही हमारी सही समझ का सही सही गाइड होता है, सही सही मार्गदर्शक होता है। अब हमें एक ऐसा शब्द चाहिए जो श्योर से क्लैश ना करता हो। अब देखो कितना गजब का है, ध्यान से अगर हम देखें, बहुत ध्यान से अगर हम देखें बेटा, तो यहाँ पे अगर हम वर्ड देखें तो श्योरली, वहां पे श्योरर वर्ड आया हुआ है, डबलिंग हो जाएगी अगर मैं श्योरली लगाऊं। नो डाउट का भी मतलब श्योरली होता है, सर्टनली का भी मतलब श्योरली होता है। सिर्फ एक वर्ड है जिसका मतलब श्योर से रिलेटेड नहीं है, जिसका मतलब है इंडीड, और इंडीड का मतलब होता है बेटा हकीकत में। हकीकत में, जैसे मैंने कहा कि ये तो हकीकत में ही बहुत गलत बात है, दिस इज इंडीड अ रॉन्ग थिंग। इंडीड अ रॉन्ग थिंग का मतलब है बेटा ये हकीकत में ही बहुत बुरी बात है, राइट? कहते ये कि बहुत बड़ी मदद है सर हकीकत में ही, दिस इज अ बिग हेल्प इंडीड। जैसे कुछ बच्चों के मैसेज आए, राइट? उन्होंने कहा सर ये बहुत बड़ी मदद है और इस काम को रुकने मत देना प्लीज, ये क्लोज टेस्ट वगैरह डिस्कस करते रहना, ये हमें बहुत दिक्कत देते हैं। आपने एक ही क्लोज टेस्ट डिस्कस किया पर हमारी समझ बहुत बढ़ी, उससे हमें पता लग गया कि क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना है। बेटा ये सेशन आपके लगातार आते रहेंगे, पर आपके कमेंट्स, अगर आप कमेंट्स कर देंगे तो उससे बहुत प्रोत्साहन मिलता है। व्यक्ति की सबसे बड़ी मदद और सबसे बड़ा शोषण शब्दों से हो सकता है। तो मैं कहूंगा वर्ड्स आर इंडीड अ ग्रेट हेल्प, इसका मतलब वर्ड्स हकीकत में ही। अब यहाँ पे हमें एक शब्द हुआ हकीकत में, हकीकत के में इंडीड का मतलब होता है इन रियलिटी, उसका लेना देना श्योर से नहीं है। नो डाउट का भी मतलब है कि वो श्योर है, राइट? सर्टनली का भी मतलब है वो श्योर है, और श्योरली का भी मतलब है वो श्योर है। ये तीनों वर्ड्स क्यों नहीं आए? क्योंकि देखो आगे श्योर ऑलरेडी गिवन है और इंग्लिश में डबलिंग नहीं होती। अ श्योरर गाइड, जब श्योर वर्ड इस्तेमाल कर लिया तो सही सही शब्द जो होगा वो यहाँ पे इंडीड होगा बेटा, राइट? इज इंडीड अ श्योरर गाइड टू ट्रू कॉम्प्रिहेंशन। अब एक बार इसको बेहतरीन तरीके से पढ़ते हैं। सारे ऑप्शंस आपने देखे, हमने 40 में से 10 को चूज किया, राइट? और एक बेस्ट पैसेज आपके सामने, और इससे आपकी कॉम्प्रिहेंशन पैसेज बहुत बड़े लेवल पर जाएगी, चीजों को समझना।
वाक्य कहता है मैन इज हैप्पियर फॉर इंस्टेंस व्हेन ही इज काइंड देन अनकाइंड। मैन ज्यादा खुश तब होता है जब वो दयालु होता है, ना कि निर्दयी होता है। ही इज हैप्पियर प्रैक्टिसिंग कंटेंटमेंट, संतुष्टि करेगा तो ज्यादा खुश रहेगा, देन कंप्लेनिंग एट हाउएवर लाइफ इज ट्रीटिंग हिम। जिंदगी जैसे भी उसे ट्रीट करिए, अगर उससे वो शिकायत पालेगा तो ज्यादा खुश तब रहेगा जब वो शिकायत ना पाल के संतुष्टि को प्रैक्टिस करेगा, उसका अभ्यास करेगा, मन में संतुष्टि रखेगा। टू द एक्सटेंट ही हर्ट्स अदर्स, जिस हद तक वो दूसरों को हर्ट करता है, ही हिमसेल्फ अट्रैक्ट्स हर्ट्स, वो खुद भी अपने लिए बहुत सारी दिक्कतों को अपने ऊपर लेके आता है, अट्रैक्ट करता है। द यमाज एंड नियमाज ऑफ पतंजलि, पतंजलि वॉज अ ग्रेट ऋषि, उन्हीं के बारे में कहा कि उनके जो यम और नियम है पतंजलि के, आर नॉट अ सिस्टम ऑफ बिलीफ, वो महज कोरी कल्पना नहीं है, दे आर यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स विच होल्ड ट्रू फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग। वो ऐसे यूनिवर्सल, अब देखो एक ही लाइन से 3 फिल इन द ब्लैंक आ गए। इसीलिए मैं कहता हूँ बेटा शब्दों और वाक्यों का जबरदस्त मिश्रण पढ़ा करो, अपनी नोटबुक को बार बार रिवाइज करो। देखो कितनी गजब की बात आ गई कि दे आर यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स विच होल्ड ट्रू फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग। ये यूनिवर्सल प्रिंसिपल हैं जो हर एक व्यक्ति के लिए सच हैं और सच साबित होते हैं। इंटेलेक्ट, तर्क वितर्क, बुद्धि, निर्णय लेने की क्षमता। Intellect, although, is a one-sided aspect of understanding. What we understand with our hearts is indeed a surer guide to true comprehension. ये आज का पैराग्राफ है बेटा। आज का पैराग्राफ आपको पढ़ के कैसा लगा? डेफिनेटली आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा, राइट? तो जो भी आपने समझा, जो भी जैसा भी लगा, चीजों को लगातार कंटिन्यू रखेंगे बेटा। वैसा अपने अनुभव को ज़रूर शेयर करते रहिएगा। शेयरिंग इज़ केयरिंग। मैं भी शेयर करता रहूँगा, आप भी अपने अनुभव को शेयर करते रहिएगा। बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट बेटा। टेक केयर। गुड नाइट।